एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का आज ये 30वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 29 लेक्चर हो चुके हैं और हम यूनिट नंबर 4 का डिस्कशन कर रहे थे। अब इससे पहले की जो क्लास थी, 29वें नंबर की क्लास, उस क्लास में हमने आपको केशिकत्व पढ़ाया था कि सर केशिकत्व क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है और केश नली क्या होती है, उस केश नली में कैसे द्रव ऊपर चढ़ता है, कैसे नीचे उतरता है, और जितनी ऊंचाई तक चढ़ता था उस ऊंचाई का हमने फॉर्मूला भी देखा था और वहां से किस तरह से सवाल बन सकते थे उसको हमने डिटेल में इस क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि सर दाब क्या होता है, आखिरकार दाब क्या है और दाब से संबंधित किस तरह से प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि सर दाब क्या होता है। देखो, एक दो परिभाषाएं हम बताएंगे। एक परिभाषा तो वो बताएंगे जो एक्चुअल इसकी वास्तविकता में परिभाषा है, लेकिन वो किसी किताब में नहीं दी है। अगर मैं आपसे दाब की परिभाषा पूछूं तो आप यही कहोगे कि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। ये एक किताब की परिभाषा है, लेकिन इस किताब की परिभाषा से हम दाब को एग्जैक्ट नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अभी जो मैं परिभाषा आपको बताऊंगा, उस परिभाषा को बताने के बाद आप दाब को भली भांति समझ जाओगे। आखिरकार एग्जैक्ट में दाब की एक्चुअल परिभाषा क्या हो सकती है, वही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ कि वो जो डेफिनेशन होगी अभी मैं जो लिखाऊंगा वो किसी किताब में नहीं मिलेगी। किताब में आपको वही मिलेगी, एकांक द्रव्यमान एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, वो परिभाषा मिलेगी। तो चलिए हम पहले दाब को समझते हैं कि आखिरकार दाब क्या होता है। देखो, अगर मान लो कि मेरे पास अगर कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु पर मैं उसके परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए मैं एक लेता हूं वस्तु, ये मेरे पास एक वस्तु है, अगर मैं इसका एक सरफेस है, ये इसका सरफेस है। अब मैं क्या करना चाहूं कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक बल लगाना चाहूं, बल एक फोर्स लगाऊं इसके परपेंडिकुलर, एक मिनट रुको, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाऊं मैं इस तरह से। तो होगा क्या कि ये जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा वो इस पृष्ठ के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा, एक समान रूप से वो फैल जाएगा बल। और उस बल के कारण ये जो पृष्ठ होगा, ये पृष्ठ नीचे धंसने के अनुभव करेगी। ये जो पृष्ठ होगा, जैसे माने इसके ऊपर ऐसे बल लगाया और नीचे की तरफ दबाने का प्रयास किया, तो मैं परपेंडिकुलर अगर बल लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अगर मैंने बल लगाया है तो वह बल इस पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा और इस पृष्ठ को धंसाने का प्रयास करेगा और ये पृष्ठ धंसने का अनुभव करेगी। और जब ये पृष्ठ कोई धंसने का अनुभव करती है तो इस अनुभव को ही दाब कहते हैं। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर परिभाषा लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ परिभाषा लिखो, उसके बाद हम और इसको आगे समझेंगे। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं कि सर दाब की परिभाषा क्या होती है। जब जब किसी किसी पदार्थ पदार्थ की सतह पर, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत कोई बल लगाया जाता है, कोई बल लगाया जाता है, कोई बल लगाया जाता है, तो वह बल तो वह बल सतह सतह पर एक समान रूप से, एक समान रूप से फैल जाता है, फैल जाता है, जिस कारण वह सतह सतह धंसने का अनुभव करती है, अनुभव करती है। तब तब इस अनुभव को ही, इस अनुभव को ही दाब कहते हैं, दाब कहते हैं।
ये हुई इसकी परिभाषा। अब देखो मैंने परिभाषा तो आपको लिख दी है, लेकिन अभी मैंने समझाई नहीं है। अभी हम समझाते हैं कि आखिरकार ये क्या है। देखो, अगर कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ के परपेंडिकुलर हम बल लगाएं, परपेंडिकुलर, जस्ट परपेंडिकुलर बल, तो वो जो बल होगा वो इस पदार्थ के सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाएगा। फिर ये सरफेस नीचे धंसने का प्रयास करेगी, एक धंसने का अनुभव करेगी, और जिस धंसने का अनुभव करेगी वह अनुभव ही दाब कहलाता है। हम कहेंगे सर कोई वस्तु है धंसने का अनुभव कर रही है, तो कहीं ना कहीं वही एग्जाम्पल दाब का होता है। तो हम इस परिभाषा से समझे कि कोई जब किसी पदार्थ की सतह पर, सतह, ये देखो ये शब्द याद रखना, लंबवत, यहाँ परपेंडिकुलर शब्द लगेगा, इसको हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर। जब किसी पदार्थ की सतह पर सतह के लंबवत कोई बल लगाया जाता है तो वह बल सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है, जिस कारण वह धंसने का अनुभव करती है, जिस कारण वह धंसने का अनुभव करती है, और तब इस अनुभव को ही दाब कहते हैं। ये है दाब की एक्चुअल परिभाषा, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन एक्चुअल यही होती है परिभाषा इसकी। ये तो हो गया सर दाब। अगर हम बात करें कि सर दाब का एक फॉर्मूला भी होता है, दाब का फॉर्मूला अगर इसी से निकाला जाए तो हम देखेंगे सर सतह के लंबवत कोई बल लगाया जाए, एक सतह पर लगाते हैं तो सतह का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, और उस क्षेत्रफल पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो किसी क्षेत्रफल पर लगाया गया बल वही दाब कहलाता है। तो यहाँ से अगर हम दाब का फॉर्मूला निकालना चाहें कि सर दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल, जितना भी हमने बल लगाया है वो बल बट्टे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर हमें ये याद रहे कि ये जो बल है ये परपेंडिकुलर है, लंबवत। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ लंबवत, ब्रैकेट में मैंने ये लिखा है लंबवत, ताकि आपको याद रहे कि सर ये परपेंडिकुलर बल है। तो दाब को हम P से व्यक्त करते हैं, P से, अभी नहीं, एक मिनट रुको, इस लाइन को मैं लिख देता हूँ। हम यहाँ लिखते हैं दाब को P से व्यक्त किया जाता है, दाब को P से व्यक्त करते हैं। P फॉर प्रेशर होता है, तो इसीलिए हम इसको P से डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसको बल को F से डिनोट करते हैं और क्षेत्रफल तो A होता ही है, तो हमारे पास फॉर्मूला निकला P बराबर F/A। अगर यहाँ से हम मात्रक की बात करें, सर मात्रक क्या होगा, तो हम मात्रक आराम से इसका निकाल सकते हैं। सिर्फ बल का मात्रक क्या होता है, अगर हम यहाँ पर मात्रक की बात करें, सर इसका मात्रक क्या होगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं खुद। बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ऊपर आ जाएगा न्यूटन अपॉन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसका सॉरी मात्रक हो गया MKS पद्धति में। CGS पद्धति की बात करें सर, ये तो MKS में हो गया, MKS पद्धति में ये मात्रक हो गया। अगर हम बात करें सर CGS में क्या होगा, CGS पद्धति में तो न्यूटन को तो CGS में डाइन पढ़ते हैं, डाइन बट्टे, ये मीटर को बदल देंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका CGS में। लेकिन हम इस बात को याद रखेंगे कि सर ये जो फॉर्मूला था और जो दाब था, इसको सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने अगर परिभाषित किया है तो वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है पास्कल। पास्कल नाम का एक व्यक्ति था, उसने ये दाब है ना, इसको सबसे पहले परिभाषित किया था। इसी कारण ये जो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है, ये वाला जो मात्रक है, इस मात्रक का एक और नाम होता है, इस मात्रक को ही हम पास्कल के नाम पर पास्कल भी कहते हैं। इसको ही हम पास्कल। अब इसको क्यों कहते हैं पास्कल, ये हम जानते हैं क्योंकि सर्वप्रथम पास्कल ने ही दाब को परिभाषित किया था। अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख देना, चूंकि सर्वप्रथम पास्कल ने ही दाब को परिभाषित किया था। अगर हम बात करें सर पास्कल, देखो पास्कल से भी पहले बहुत सारे लोग थे जो दाब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताने का प्रयास करते थे, लेकिन एक्चुअल जो पास्कल ने जो बताया था दाब के बारे में, ये जो बात है वो पास्कल ने जो एग्जैक्ट परिभाषा बताई थी, ये जो फॉर्मूला बताया था,
इसलिए पास्कल को हम ज़्यादा समझते हैं सर। दाब के मामले में पास्कल बहुत फेमस व्यक्ति है, इसीलिए ये जो एमकेएस में मात्रक है, इस मात्रक को हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं, तो हम ये याद रखेंगे। अब हम समझे कि सर यहाँ से मात्रक हमें समझ में आ गया और इस मात्रक को सर पास्कल कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। इसका विमीय सूत्र बताइए। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र अगर हम बात करें सर इसके विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र देखो बल का क्या होता है, mLT-2 होता है, ये हमको डायरेक्ट याद है। देखो अगर किसी को बल का फॉर्मूला मतलब विमीय सूत्र नहीं याद है, तो आप जानते हो कि सर F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m×a। द्रव्यमान का होता है a, m होता है मास का m, और ये है त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब LT-2, LT-2। ये मैंने जब आपको विमीय सूत्र पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था कि किसी का याद रहे च ना रहे, 5 विमीय सूत्र मैंने लिखाए थे। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विमीय सूत्र वाली वीडियो देखनी है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, हमें सब नहीं याद करने होते, हमें कुछ लिमिटेड ही याद करने होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमारा एग्जाम हो जाता है। क्योंकि सर विमीय सूत्र याद करने बैठे तो हजारों लाखों हैं, कितने याद कर लोगे, संभव नहीं है कि सब कुछ याद किया जा सके। लेकिन हाँ, जितने महत्वपूर्ण हैं हमारे एग्जाम के लिए, वो मैंने विमीय सूत्र मैंने पीछे वीडियोस पढ़ाई हैं, उनमें मैंने विमीय सूत्र को डिटेल में पढ़ाया है, और जितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उतने हमने सब वहाँ पर डिस्कस किए थे। फिर मैंने कहा था कि सर बल का डायरेक्ट याद रखना mLT-2 होता है, तो अगर इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो देखो बल का तो mLT-2 होता है, और ये क्षेत्रफल है तो इसका L स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो mL-1T-2 ये हो जाता है। तो हमें इसका विमीय सूत्र याद रखना है, mL-1T-2। अब बात करें सर ये राशि कैसी है, ये किस तरह की राशि है, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो हम यहाँ बताएंगे कि सर ये जो होती है वह अदिश राशि होती है। हम कहेंगे यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये भी हम पहले राशियां जब डिस्कस की थी तब हमने बताया था कि सर दाब एक अदिश राशि है, और इसको हायर क्लासेस में, अपर जो क्लासेस होती हैं उसमें इस दाब को टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है, प्रदिश राशियां। तो हमने प्रदिश राशियां भी पहले पढ़ाई थी, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको भी जाके देख सकते हैं कि सर प्रदिश क्या होता है। और हम प्रदिश माने मतलब प्रदेश में सर दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, तो सर उसको प्रदिश क्यों कहते हैं, अदिश क्यों नहीं कह रहे, या सदिश क्यों नहीं कह रहे उसको सर। जब दिशा और परिमाण दोनों है तो सदिश बोल दो, लेकिन दिशा और परिमाण दोनों होने के बावजूद भी हम उसको प्रदिश राशि बोलते हैं। तो प्रदिश अगर किसी को समझनी है तो वो पीछे की वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो हम समझते हैं सर ये जो है अदिश राशि है, क्यों होती है, चलो इसको तो हम डिस्कस यहीं कर देते हैं। इसलिए होती है क्योंकि जो दाब है, दाब की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है कि जिस भी चीज पर दाब लगाया जा रहा है उसके परपेंडिकुलर, ये शब्द याद रखना, लंबवत, लंबवत और उस तल की ओर होती है, हमेशा ये फिक्स है इसकी डायरेक्शन। तो मैंने जब अदिश राशियां पढ़ाई थी तब मैंने उसमें नोट पॉइंट लिखाया था, मैंने कहा था कि जिस भौतिक राशि की दिशा हमेशा निश्चित होती है, एक फिक्स डायरेक्शन में होती है सर, उसको हम अदिश राशियों की श्रेणी में ही रखते हैं इंटरमीडिएट तक। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल तक की बात करते हैं तो वहां पर फिर प्रदिश राशियों का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो हमारा एग्जाम तो सर होता है उसमें जो फिजिक्स आएगा वो इंटरमीडिएट तक, वैसे तो हाई स्कूल तक आता है, और ज़्यादा कोशिश करेंगे तो इंटरमीडिएट तक आ सकता है। तो वहां तक तो हम इसको दाब को अदिश राशि में ही रखते हैं। तो अभी हम समझेंगे सर ये अदिश राशि है क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सदैव फिक्स रहती है। जैसे समय की दिशा सदैव निश्चित है सर, वर्तमान से भविष्य की ओर फिक्स डायरेक्शन है, समय कभी लौटता नहीं है। दिशा अगर निश्चित है तो सर वो भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि। अदिश राशियों वाली वीडियो में हमने पीछे डिटेल में इसकी चर्चा की है। तो ये अदिश राशि होती है, इतना हमें समझ में आया। हमें समझ में आया कि सर दाब क्या होता है, दाब का ये फॉर्मूला होता है, दाब को पी से व्यक्त करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होगा। मात्रक ये हो गया, इसको हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं, सीजीएस में डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और इसका विमीय सूत्र mL-1T-2 होता है। बल का विमीय सूत्र mL-T-2 होता है, और यह एक अदिश राशि है। अब हम समझने वाले हैं कि सर जो दाब होता है वो दाब, 3 दाब हमको पढ़ रहे हैं, 3 तरह के दाब। एक तो होता है सॉलिड ठोस में दाब, और एक होता है सर द्रव में दाब, और एक होता है गैस में दाब। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम उसको भी समझते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम
दाब को समझ लेते हैं कि सर दाब को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखो दाब को हमने यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। अगर आपने इससे पहले पढ़े होंगे कि सर दाब कई प्रकार से होते हैं, तो वो सभी प्रकार इन 3 के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि सर ये दाब है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है सर ठोसों का दाब। आखिरकार सॉलिड वस्तु किसी पर कितना दाब लगा रही है या किसी सॉलिड पर कितना दाब लग रहा है, उसको हम कैसे निकालेंगे और इसके क्या फायदे होते हैं और इसका क्या फॉर्मूला होता है। देखो हम सबसे पहले समझेंगे सॉलिड का दाब। तो अगर हम यहाँ पर एक फॉर्मूले की बात करें तो सर यहाँ फॉर्मूला होता है P बराबर F अपॉन A। क्योंकि अगर कोई सॉलिड चीज है, अगर कोई सॉलिड वस्तु है, तो सर उस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा और उसका कुछ ना कुछ पृष्ठ भी होगा, सरफेस। तो इसका मतलब सर इस फॉर्मूले की सहायता से हम सॉलिड पर लगने वाला, ठोस पर लगने वाला दाब निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ठोसों के लिए। लेकिन सर द्रव के अंदर की बात करें, सर अगर कोई लिक्विड है तो उस लिक्विड के अंदर किस तरह से दाब लग रहा है, या अगर किसी वस्तु को अंदर डुबोएंगे तो उस पर दाब का क्या प्रभाव रहेगा। तो सर द्रव के अंतर्गत भी दाब लगता है, लेकिन वह दाब इस फॉर्मूले से निकाला नहीं जा सकता। सर द्रव के अंदर किसी वस्तु पर कितना दाब लग रहा है, वह लिक्विड किसी पर कितना दाब लगा रहा है, इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है P बराबर HdG। HdG पढ़ो, या फिर यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है, एक और क्या, ये जो D है ना, D ये तो हाइट है कि कितनी गहराई में हम गए हैं। D मतलब जिस द्रव के अंदर हम जा रहे हैं उस द्रव का घनत्व होता है, और G मतलब ग्रेविटी होता है। अभी हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है इसको, तो हम अलग से हेडिंग में इसको पढ़ेंगे। अभी हमें समझना है कि सर द्रवों के अंदर अगर दाब निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है HdG। कहीं कहीं ये जो D है इसको रो से व्यक्त करते हैं, कि जो द्रव का घनत्व है उसको रो दिखा देते हैं, तो हम वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ पर ये लिख दिया है। अगर आपको कहीं कहीं मिले कि सर द्रव के अंदर जो दाब होता है वो H ρg होता है, तो वहाँ रो जो होता है ना, रो, उसको द्रव का घनत्व कहते हैं। मैंने द्रव के घनत्व को D से व्यक्त किया है। तो सर अगर किसी लिक्विड के अंदर अगर कोई चीज है तो उसके ऊपर कितना दाब लग रहा है वो निकालते हैं हम इसकी सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से। और गैसों के अंदर अगर कोई गैस है, सर गैस किसी पर कितना दाब लगा रही है, गैस में अगर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वो कितना दाब उस पर लगाएगी, सर इसकी गणना करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला होता है? तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हम बात करें सर इसका, अगर बात करें सूत्र की, तो इसका सूत्र नहीं होता है, इसका सूत्र ही नहीं होता है। तो अब इसका सूत्र नहीं है, लेकिन हमको तो सर गैसों के अंदर निकालना है कि सर कोई गैस किस पर कितना दाब लगा रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक यंत्र होता है, एक मशीन होती है। क्योंकि गैसों का दाब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब, क्योंकि वायुमंडल एक तरह का क्या है, एक तरह की गैस ही है। तो इसका मतलब सर गैसों का दाब जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सर वायुमंडलीय दाब, और तमाम गैसों के दाब होते हैं, लेकिन हमें वो कुछ नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है डिटेल में वायुमंडलीय दाब। सर वायुमंडलीय दाब को किस चीज से मापते हैं? तो मापने का हमारे पास डायरेक्ट एक यंत्र होता है, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, इसको मापने का हमारे पास एक यंत्र होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, ये हमारे पास बैरोमीटर एक यंत्र है, इसकी सहायता से हम इसको, ये जो दाब लगता है गैसों के अंतर्गत, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। सर इनका फॉर्मूला है, इनका फॉर्मूला है। तो जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल या तो सर लिक्विड को लेकर बनाएगा न्यूमेरिकल, या फिर किसी सॉलिड को लेकर न्यूमेरिकल बना सकता है। यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं पूछता, यहाँ से केवल सैद्धांतिक बातें पूछता है कि बताइए वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर क्या परिवर्तन आएगा, अंदर जाने पर क्या परिवर्तन आएगा। सर किसी लिक्विड को, मतलब किसी चीज को गर्म कर दें तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, या वायुमंडलीय दाब पर हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊपर जाने पर घटता है, नाक से खून आ जाता है, आंखों में दर्द वगैरह, ये बहुत सारे हैं। ये वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र बैरोमीटर है। अचानक से पाठ्यांक गिरता है तो क्या होता है, धीमे धीमे गिरता है तो क्या होता है, या फिर धीमे धीमे ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, तमाम इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से केवल सैद्धांतिक बातें पूछते हैं, वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, तो ये सभी बातें हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक लेक्चर होगा, जिससे हम वायुमंडलीय दाब को बहुत डिटेल में समझ लेंगे। तो एक लेक्चर इसका बनेगा और एक लेक्चर बनेगा द्रवों के दाब का।
इसमें क्या होगा सर, इसमें हम पास्कल द्रव दाब के नियम भी पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे पास्कल का नियम। यहाँ हम देखो क्या पढ़ेंगे, द्रव दाब के नियम, द्रव दाब के नियम। द्रव दाब के कुछ नियम होते हैं और उन्हीं में एक नियम है पास्कल का नियम। तो हम इसके अंदर पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, हम यहाँ पर पास्कल का नियम पढ़ के चलेंगे। और हाइड्रोलिक ब्रेक होती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक और एक होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, किस तरह से उठा देते हैं वो भी हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखा होगा कि सर गाड़ी होती है, गाड़ी का जो हैंडल होता है वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। गाड़ी जब तक चालू है तब तक वो हैंडल आराम से बहुत कम बल लगाकर घूम जाता है, लेकिन अगर गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा तो फिर उसको घुमाने में बहुत ताकत लगेगी। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये है सॉलिड के अंदर दाब। तो सॉलिड के अंदर दाब का तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से परिभाषा बनती है एकांक। चलो उस परिभाषा को हम सॉलिड के अंदर दाब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो हमारे पास दाब से संबंधित अभी 3 लेक्चर आएंगे। तो पहले लेक्चर में हम ठोसों से संबंधित दाब समझ लेंगे कि क्या होता है सर, जितने भी नुकीले पदार्थ होते हैं उनकी नोक को बहुत नुकीला बनाया जाता है। एरो जो तीर होता है उसका सर हेड बहुत नुकीला होता है, चाकू की धार बहुत नुकीली होती है, जो गोली होती है बंदूक की गोली उसका सिरा भी सर नुकीला बनाया जाता है, रॉकेट का सिरा भी सर नुकीला बनाया जाता है। तो आखिरकार इनके पीछे क्या लॉजिक है हम वहाँ डिटेल में, इस वाले में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति कीचड़ में फंस जाता है और अगर उसको निकलना है तो सर क्या करना पड़ेगा उसको, तो वो यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो हम इसको डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आगे के बैक टू बैक 3 क्लासेस आएंगी, एक ठोसों का दाब, एक आएगा द्रवों का दाब और एक आएगा गैसों का दाब। तो इन 3 क्लासेस के अंदर हम दाब को डिटेल में समझ लेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है भाई। तो आप इसी तरह से अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए और हाँ, अगले आने वाली वीडियोज़ को उनको ज़रूर देखें, तो बहुत बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।